Hello everyone, this is शिवानी धाकर and welcome to our YouTube channel The Knowledge Planet। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने इस चैनल पे सीक्वेंस में पॉलिटी की क्लासेस लाने वाले हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है उनमें से, जो कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड ये वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक जैसे ही फिनिश होगा इसके जो प्रैक्टिस सेट होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, वो हमारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और वेबसाइट की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिससे कि आप अपने टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसकी जो सॉल्यूशन वीडियो होगी वो भी हमारे इसी चैनल पे लेके आएंगे। ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए हमारा टॉपिक जो है पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी पहली क्लास है। और सीक्वेंस में सारी क्लासेस इसी चैनल पे मिलेंगी आपको, वीकली या जैसे भी। तो स्टार्ट करते हैं। अब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि भारतीय संविधान, अब भारतीय संविधान जो अभी हम इंडिया में देख रहे हैं, उसकी जो शुरुआत है, अब शुरुआत इसकी कैसे हुई कि जैसे अब अभी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट है, उसमें 2 सदन हैं, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, इसकी कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी। तो इंडिया में जो पॉलिटिक्स रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से इंडिया में हुआ है, उसका पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या कहें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। अब भारत में संविधान 2 तरीके से डेवलप हुआ है। एक रहा है कंपनी रूल, जैसे कहेंगे हम कंपनी राज, जो कि 1773 से 1857 तक कंटिन्यू रहा। और इसके बाद आया क्राउन रूल, मतलब ब्रिटिश राज। तो इससे पहले इंडिया पे रूल करती थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके बाद आया क्राउन रूल, मतलब डायरेक्ट शासन रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्योंकि ब्रिटिश में अभी भी मोनार्की है, राजा महाराजाओं का राज है, इसीलिए क्राउन रूल कह देते हैं हम उसे। अब जैसे कंपनी राज शुरू हुआ, तो कंपनी राज शुरू होने से पहले इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा, जिसमें कंपनी इंडिया में आई कैसे, और कंपनी का आने का मकसद क्या था, करना क्या चाहते थे ये लोग, और फिर धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में ही बस गए और यहाँ राज करना शुरू कर दिया। तो हम इसके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। तो बात है 1600 की। एक रॉयल चार्टर आया, राजलेख जिसे हम कहेंगे। अब राजलेख क्या है? एक तरीके से परमिशन का डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से डॉक्यूमेंट है, जो कि आया कहाँ से, तो जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट कह सकते हैं हम, वहाँ से आया। और इसे साइन किसने किया? वहाँ की जो भी महारानी थी, जो कि कौन थी? हमारी क्वीन एलिजाबेथ, या हम कहें महारानी एलिजाबेथ। इनके द्वारा एक चार्टर या कहें डॉक्यूमेंट साइन किया गया। तो अब ये चार्टर साइन किया, और इसमें क्या कहा इन्होंने कि एक कंपनी है। एक्चुअली में एक कंपनी नहीं थी पहले, कुछ ग्रुप था, एक तरीके से एक ग्रुप था, जिन्हें हम कहते थे मर्चेंट एडवेंचर। कुछ लोगों का ग्रुप था एक तरीके से, और फिर बाद में उसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया। तो इन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसमें ये कहा कि जो कंपनी है मर्चेंट एडवेंचर्स की, एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे दिया गया। ये एक ट्रेडर की तरह, मतलब कि बिजनेस करने के लिए इंडिया जाना चाहते हैं, और इन्हें 15 ईयर्स की, 15 सालों के लिए क्या दे दी? ट्रेड मोनोपोली दे दी, कि आप अकेले ऐसी ब्रिटिश कंपनी रहेंगे जो इंडिया जाएंगे या एशिया जाएंगे, और आप बिज़नेस करेंगे वहाँ। अब बिज़नेस किस चीज़ का था इनका? मसालों का, है ना, दालचीनी का, कॉटन का, इन सब का इनका बिजनेस था। तो इनको क्या मिल गया? एक तरीके से एकाधिकार मिल गया, है ना, व्यवसाय करने का क्या मिला इन्हें? एकाधिकार। व्यवसाय का क्या मिल गया? एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मीनिंग होता है कि ब्रिटिश की कोई और कंपनी नहीं होगी जो बिजनेस करेगी एशिया में, एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 में ये कुछ इस तरीके से कहाँ आए? इंडिया आए, कि ये एकमात्र कंपनी थी जिसे 15 सालों तक का एकाधिकार मिला कि आप इंडिया जाइए या एशिया जाइए और वहाँ जाके बिजनेस कीजिए। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया आई, और यहाँ पे जो भी राजा महाराजा ने जो भी मिले, वहाँ से दोस्ती यारी बढ़ाई, परमिशन ली कि भाई हम तो क्या बिज़नेस करने आए हैं यहाँ। किस चीज़ का बिज़नेस? यही मसालों का, अच्छे हैं आपके इधर मसाले, ऐसे कॉटन का, इन सब का बिज़नेस करना है। इसके बदले में हम आपको ये देंगे, सोना चांदी देंगे, अच्छी अच्छी धातुएं देंगे, आप बदले में हमें बस इतना परमिशन दीजिए कि हम यहाँ पे बिज़नेस कर सकें। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, क्योंकि इन्हें ये पता था कि इंडिया में मसाले बहुत अच्छे हैं, अच्छी कीमत से बिक जाते हैं ये।
तो इन्हें भाई परमिशन दे दी कि चलो ठीक है बिज़नेस कर लो। अब बिज़नेस करने की जैसे ही परमिशन मिली तो इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ डाली? सूरत में। तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली। इस पे से क्वेश्चन बनते हैं कि पहली जो फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वो कहाँ पे लगाई गई थी? तो सूरत में लगाई गई थी। तो ये डाली इन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी नहीं सॉरी फैक्ट्री, है ना। और यहाँ से इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही ट्रेड बढ़ता रहा बढ़ता गया तो इन्होंने अपनी 3 प्रेसिडेंसी से स्टार्ट करी। कहाँ कहाँ? एक बंगाल में, दूसरी मद्रास में और तीसरी बॉम्बे में। उस टाइम इसका नाम बॉम्बे ही था, है ना। 3 प्रेसिडेंसी से स्टार्ट करी। अब क्या होता है, जैसे कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी है, ये किसी जगह जा रही, किसी दूसरी कंट्री में जा रही बिजनेस करने के लिए, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका ये रहेगा ना कि आप कंपनी तो हमारी कंट्री की हो, हम आपको भेज रहे हैं 15 सालों के लिए, स्पेशल आपको एक अधिकार दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा बताओ तो भाई क्या कर रहे हो आप, हमारे नाम से वहाँ जा रहे हो कि ब्रिटिश से कंपनी आई है तो वहाँ कर क्या रहे हो। तो क्या किया, 3 प्रेसिडेंसीज इन्होंने स्टार्ट करी, एक बॉम्बे की, एक मद्रास की और एक बंगाल की। और हुआ क्या, इसमें मेंबर्स कौन थे देखो बताएं। एक मेंबर के नाम पे एक तरीके से गवर्नर थे, एक डिप्टी गवर्नर और 24 मोर मेंबर थे, 24 और भी लोग थे इस पूरे के पूरे। जो भी इन्होंने एक तरीके से एक निदेशक मंडल बनाया था। निदेशक मंडल जो कंट्रोल करे, जिस पे कंपनी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं वो आए। और ये जो निदेशक मंडल है ये डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको रिपोर्ट दे कि कंपनी किसी जगह गई है तो वहाँ कर क्या रही है कुल मिला के, है ना। तो इस तरीके से चल रहा था इनका, है ना। ये रॉयल चार्टर आया, बढ़िया राजलेख मिला इन्हें, 15 साल की मोनोपोली मिली, अच्छे से व्यवसाय चल रहा था, अच्छे से ट्रेड चल रहा था, बढ़िया, है ना। अभी इसके बाद हुआ क्या, धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे ब्रिटिश को एक तरीके से, ब्रिटिश या हम कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगा कि भाई यहाँ रह के ना फ़ायदा तो बहुत है और शायद हम यहाँ जीत भी सकते हैं, ये बिज़नेस के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले 1726 में राजलेख आया और जिसमें क्या कहा गया कि इसके तहत जो गवर्नर है और उसकी जो परिषद है उसको बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के लिए विधि मतलब कि कानून बनाने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया, अधिकार उसे प्राप्त हो गया। अभी देखो एक बात बताते हैं, यहाँ जो निदेशक मंडल था ना, हमने आपको अभी बताया, निदेशक मंडल में क्या था, एक गवर्नर थे, है ना, और एक ही डिप्टी गवर्नर थे और 24 अन्य सदस्य थे। इनकी टीम थी एक तरीके से, इसी को क्या नाम दिया, निदेशक मंडल नाम दिया इसी को। ये इंग्लिश में बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको नाम दिया गया। यही करता धरता था एक तरीके से, इनको ही कंपनी रिपोर्ट करती थी कि जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हो रही हैं। अभी हुआ क्या, अच्छा चल रहा था बढ़िया इनका बिजनेस, खूब लड़ाई भी कर रहे थे, दंगे फसाद भी कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही नहीं आई थी, डच भी थे उस दौरान, ना पुर्तगाली भी थे, इन सब से भी लड़ाइयाँ करी, इनको भगाया, थोड़े बहुत बच भी गए। तो फिर 1626 में क्या हुआ, एक और राजलेख आया, है ना। और इस राजलेख में क्या था कि जो गवर्नर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, मतलब निदेशक मंडल के जो गवर्नर थे, उनको एक अधिकार दे दिया गया, गवर्नर उनकी जो भी परिषद थी उसको एक अधिकार दे दिया गया कि जो बंगाल है, मद्रास है और जो बॉम्बे है, इन तीनों जगह पे, इन तीनों जो कंपनी की जो प्रेसिडेंसीज हैं, इनके लिए कानून बनाने का काम है वो आप ही करो, गवर्नर और उनका जो निदेशक मंडल है, एक तरीके से हम परिषद कह सकते हैं कि आप पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो इन तीनों का जो भी कानून बनाना है वो आप ही काम करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान नहीं करो, कंपनी का सारा काम आप ही संभालो। तो अब पूरा काम कंपनी का कौन संभाले, उनका जो परिषद था, एक तरीके से गवर्नर और परिषद पूरा काम यही संभाले। तो यहाँ से गवर्नमेंट से थोड़ा रिश्ता कम हो गया। अब क्या हुआ, 1757 में एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी या कहें प्लासी का युद्ध हुआ। अब इसमें क्या हुआ, ये एक ऐसा टाइम था जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई यहाँ रह के तो हम जीत भी सकते हैं, कुछ तो हमारी मतलब पोजीशन बढ़ा सकते हैं, हम सिर्फ बिजनेस अकेले में क्यों अड़ें, थोड़ा और फ़ायदा हो रहा है तो वो भी तो करें। तो क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ वो किस किस के बीच हुआ, तो
57 की बात है, बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, बंगाल के एक नवाब थे, है ना। हम ये सारी चीज़ें इस पर लिखते जा रहे हैं, आप कृपया कर नोट्स भी ऐसे बना लें, है ना। तो बंगाल के जो नवाब थे, है ना, थोड़ा हैंड राइटिंग से थोड़ा, है ना, कॉर्पोरेट करें, बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, है ना, उनके बीच क्या हुआ, लड़ाई हुई बढ़िया। तो बंगाल के नवाब और साथ ही साथ लड़ाई हुई यहाँ पे एक अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच लड़ाई हुई। और लकीली जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनको क्या मिल गई, जीत मिल गई, ये जीत गए। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि यार यहाँ तो हम लड़ाई करके जीत भी सकते हैं, जीत सकते हैं तो एरिया भी कैप्चर कर सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है यहाँ से। और फिर एक टाइम ऐसा आया 1764, कुछ सालों बाद एक और लड़ाई हुई। ये जो बंगाल के नवाब यहाँ से हार गए थे ये, और एक अपने मुग़ल शासक थे, एक अवध के नवाब थे, ये तीनों ने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हमने कहा बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध या बक्सर की लड़ाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 लोगों की मिलके सेना थी, 3 जगह की, और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इन तीनों में और ईस्ट इंडिया कंपनी में बैटल होती है, किस किस के बीच, यहाँ हम लिख देते हैं, अवध के नवाब, ओके, एक रहे अपने बंगाल के नवाब, और एक है अपने मुगल शासक। ये तीनों की सेना थी और इनके बीच और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों के बीच क्या होता है, 4 कह सकते हैं, ये पूरी एक पार्टी हो गई है ना। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, मुगल शासक, इनकी एक पार्टी, और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच लड़ाई होती है। और दुर्भाग्य से ये लोग फिर से जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन लड़ाई जीत जाती है। ये लड़ाई जीत के जो हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से भूत भविष्य वर्तमान सब चेंज हो गया। इनको ना एक टर्निंग पॉइंट मिल गया, बिल्कुल पूरा सब उन्होंने उलट पलट कर दिया सब। यहाँ से इतना पैसा कमाया, यहाँ से इतना लूटा है इंडिया को इस लड़ाई के बाद जिसकी कोई हद नहीं। क्या हुआ, ये लड़ाई जैसे जीते तो इन्होंने ना एक ट्रीटी साइन करी, या हम कहें संधि, इलाहाबाद की संधि। ये लड़ाई जैसे ही जीते तो इलाहाबाद की क्या हुई, संधि इन्होंने साइन की। और ये इलाहाबाद की संधि है जो भारत की लूट के लिए एक तरीके से जिम्मेदार है। इसकी संधि हुई, और संधि में क्या था, संधि में ना इन्हें राइट मिल गए, या हम कहें अधिकार मिल गया, दीवानी राइट मिल गया, एक तरीके दीवानी का अधिकार मिल गया। अब ये होता क्या है दीवानी अधिकार, देखो दीवानी अधिकार का मतलब है टैक्स वसूल करने का इन्हें राइट मिल गया। कहाँ कहाँ का टैक्स, दीवानी राइट्स का मतलब है, दीवानी राइट मिल गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया। और इस राइट का क्या मतलब था कि बंगाल, उड़ीसा, उस टाइम पे उड़ीसा ही नाम था इसका, है ना, और बिहार, 3 जगह, एक हुआ बंगाल, एक हुआ उड़ीसा, अभी हम इसे उड़ीसा ही लिख दे रहे हैं, हालांकि पहले उड़ीसा होता था। तो वो नाम का क्या है, जो नाम अंग्रेज़ों को लेना नहीं आया उसको जो भी उन्होंने लिया वही नाम हो गया। और बिहार, इन तीनों जगह के इन्हें दीवानी राइट मिल गए। मतलब क्या हुआ कि वहाँ के आप जो भी राजा हो, राजा के साथ एक तरीके से ट्रीट करे कि भाई महाराज आप ख्याल रखो अपनी प्रजा का, काम आप करो, लेकिन टैक्स हम वसूलेंगे ना, टैक्स हम वसूलें, काम आप करो। और इसके बदले में राजा महाराजा खुश क्यों हैं कि ठीक है हमारी गद्दी तो हमारे पास है, हम बैठ तो रहे हैं, राजा तो हम हैं, काम भी हम ही कर रहे हैं। इसके बदले में अंग्रेज लोग क्या करेंगे, एनुअली पेंशन देंगे ना, वार्षिक एक तरीके से पेंशन देंगे, कितनी, 2.6 मिलियन रुपीज़, है ना, एक तरीके से 2.6 मिलियन रुपयों की क्या देंगे, इन्हें पेंशन देंगे। और जो नवाब थे बढ़िया खुश, सब लोग कि हाँ भाई पैसा तो मिल रहा है, राजा तो हम ही हैं, लेकिन टैक्स कौन वसूलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग वसूलेंगे। तो ये हुई इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के बाद टैक्स वसूलने का जो अधिकार है वो मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यहीं से जेबें भरना इनने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और जेबें जैसे भरे अमीर होते जा रहे थे ये लोग। अभी फिर क्या हुआ, इससे हम ये कह सकते हैं कि दीवानी राइट मिल गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, और काम करने का अभी भी अधिकार किसके पास है, नवाबों के पास, राजाओं के पास, है ना। तो हुआ क्या, हम कह सकते हैं कि 1765 में एक्चुअली में हुआ क्या है,
1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 में। तो 1765 से आगे तक, 1765 से 1772 तक दोहरा शासन चला है। यहाँ पे दोहरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टैक्स वसूलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और काम करेंगे नवाब लोग, राजा यही हैं अभी भी। तो ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो सिर्फ राजस्व मतलब टैक्स वसूल करेगी, और जो नवाब लोग हैं वो क्या करेंगे, नवाब ऑफ बंगाल, वो क्या करेंगे, उनके पास तो नॉमिनल कंट्रोल है, नाम मात्र का नियंत्रण है, जैसे हम बोलते हैं निजामत। तो हम ये कह सकते हैं कि दो अधिकार हैं, एक दीवानी और एक है निजामत। दीवानी किसको मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और निजामत किसके पास है? अभी भी नवाबों के पास ही है। तो ये सिर्फ क्या है, नाम के नवाब हैं, नाम के राजा हैं, काम अकेला थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पैसा मिल ही रहा है, और टैक्स जिससे पैसा आता है वो सारा का सारा अधिकार किसको मिल गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं। प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ है, बक्सर का युद्ध, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बाद क्या हुआ, तो ये जो अपना टाइम पीरियड है 1765 से लगातार 1772 तक का, इसे हम कह सकते हैं कि ये है भारत की लूट का समय, क्योंकि इस दौरान अंग्रेजों ने इतना पैसा छापा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना पैसा छापा है, हद से ज़्यादा, बहुत भयंकर तरीके से, जेबें भर भर के गए हैं। मतलब जो यहाँ से जाए वापस इंग्लैंड ब्रिटेन जाए, जो भी अमीर बन के ही जाए, मतलब वहाँ के लोग भी सोचें भाई कर क्या रहे हैं लोग इंडिया में, है ना, जेबें भर भर के ला रहे हैं कि आते से घर मकान गाड़ी सब है इनके पास, ऐसा कर क्या रहे हैं वहाँ, है ना। तो डाउट तो होगा ना कि कर क्या रहे हैं, ऐसा कंपनी कर क्या रही है, कमा क्या रही है, सब लोग अमीर हो के आ रहे हैं, जो जा रहा है गरीब जाता है, अमीर लौट के आता है ना। तो कुछ इस तरीके से इनका शासन चल रहा था। तो भैया बढ़िया, अच्छा, प्लासी का भी युद्ध हुआ, बक्सर का भी युद्ध हुआ, और बढ़िया ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और इन्होंने अपना शासन बैठा ले कि टैक्स हम वसूलेंगे, बाकी राजा महाराजा आप नाम के हो, राजा बने रहो आप, बाकी टैक्स हमें वसूलने दो। तो इस दौरान अगर हम बात करें बंगाल के नवाब थे कौन और मुगल शासक थे कौन, है ना, तो बंगाल के नवाब और मुगल शासक में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है शाह आलम, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, शाह आलम। शाह आलम कौन थे उस दौरान? मुगल शासक थे, और इन्हीं के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ही इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी होगा, जी हाँ, मुगल शासक हैं, मुगल, इसका मीनिंग है मुगल शासक कौन है? शाह आलम द्वितीय, सेकंड, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है ना, शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच इलाहाबाद की संधि साइन की गई थी। और इलाहाबाद की संधि क्या थी, अगर पूछें कि कब साइन की गई, तो 1765 में थी। क्या कि 3 जगह के, है ना, क्या क्या जगहें थी वो, एक है अपना बंगाल, सबसे ज़्यादा पैसा बंगाल से आता था, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार। यहाँ के दीवानी राइट मिल गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, और निजामत मतलब कि बाकी काम धंधा जो भी है वो नवाबों के पास ही है। फिर क्या हुआ, जो गवर्नर थे हमारी कंपनी का, आपको याद हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, निदेशक मंडल है, उसके जो गवर्नर थे वो चेंज हुए। तो कौन आया? वॉरेन हेस्टिंग्स आए। ओके, और इन्होंने आते से ही जो द्वैत शासन चल रहा था, दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट कर रही है, निजामत नवाब कर रहे हैं, ये ख़त्म कर दिया 1772 में, ये ख़त्म कर दिया, है ना, आते से ही बवाल मचा दिया, ये फिनिश। इसके बाद क्या हुआ कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी से रिपोर्ट मांगी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कि भाई आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हो, आप कब के पहुँचे हो उधर, है ना, 1600 में पहुँचाया था, तो किया क्या अब तक, कितना क्या पैसा क्या कमा लिया आप लोगों ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन कहते क्या हैं कि भाई हमने क्या पैसा कमाया, हम तो घाटे में गए हैं, है ना। तो फिर ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उनको लगा कि घाटे में कैसे चले गए, जो आ रहा है अमीर होके आ रहा है, घाटे में कैसे चले गए। तो कहा मतलब डॉक्यूमेंट्स पे तो ये शो हो रहा है ना कि हम घाटे में गए हैं, और जबकि हो रहा है फ़ायदा, क्योंकि कोई अलग से प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, या हम कहीं कोई एक तरीके से ब्राइब ले रहा है, या कहीं रिश्वत ले रहा है, कुछ इस तरीके से काम चल रहे थे। थोड़ा बहुत किसी को काम करना है, रिश्वत ली और कंपनी को घाटा दिखा दिया, खुद का इंडिविजुअल फ़ायदा कर लिया। तो अब
भाई गवर्नर चेंज हुए वहाँ के 72 में, और वॉरेन हेस्टिंग्स आए तो उन्होंने सबसे पहले नंबर तो कहा भाई कि आप टैक्स बाकायदा वसूल रहे हो और इसके बाद भी कंपनी घाटे में जा रही है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो क्या होता है, जैसे मान लो हम इंडिया से एग्जाम्पल के लिए बोलें कि मान लो इंडिया से कोई कंपनी है, मान लो टाटा की कंपनी है, और उसको कहीं भेजा जाए कि जाओ भाई अब अफ्रीका में, आप अकेले इकलौती ऐसी कंपनी हो जो अफ्रीका जाओगे और क्या बिजनेस करना है, आप अकेली ऐसी कंपनी हो, और अब इनको भेजते हैं, ये वहाँ बढ़िया बिजनेस करते हैं, मान लो 15 साल के लिए भेजते हैं मोनोपोली देके कि एक अधिकार है आपके पास, आप ही बिजनेस करो, और 15 साल के बाद ये कहें कि भाई हम तो घाटे में गए हैं, आपने हमें भेजा था लेकिन हम घाटे में गए हैं, तो ये सरकार के पास ही वापस आएंगे कि आपने भेजा था लेकिन हमें तो घाटा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्प करेगी उनकी, कि चलो भाई थोड़ा बहुत लोन दे दे रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर दे रहे हैं, जिससे कंपनी आपकी डूबे ना, आगे और काम कर सको आप। तो वही इनके साथ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि चलो भाई आपको अगर नुकसान हुआ है हम आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन हेल्प के साथ कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये एक एक्ट लेके आया, रेगुलेटिंग एक्ट, और इन्होंने इसमें क्या बताया कि अब हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे आपको, है ना, चीज़ें थोड़ी हमें ही बताओ, हम अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखेंगे जो हमें रिपोर्ट करें, जो हमें बताएं कि कंपनी कर क्या रही है, क्योंकि कुछ खास हिसाब आप बता नहीं रहे हो, सिर्फ ये कह रहे हो घाटे में गए हो, है ना। तो थोड़ा आप क्या बताएं हमें, एक तरीके से हम थोड़ा रेगुलेट करेंगे आपको, थोड़ा कंट्रोल करेंगे। इसीलिए क्या हुआ कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना। और इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का उद्देश्य ही क्या था, कंट्रोल करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा कंट्रोल, लगाम लगाना एक तरीके से। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे, या हम कहें उद्देश्य रहे हैं कुछ, कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया, मतलब ज़रूरत क्या थी, और लाया गया तो फिर इसमें किया क्या, उद्देश्य क्या थे, और उस उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए किया क्या। जिसमें इनका पहला उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है उसको नियंत्रित करना। प्रशासन मतलब इनका जो भी काम करने का तरीका है उसको थोड़ा कंट्रोल करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि हमने जो कंपनी भेजी है वो कर क्या रही है जाके। दूसरा क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या अधिक शक्तियाँ दे दो। देखो 3 प्रेसिडेंसीज थी इनकी, उसमें से क्योंकि बंगाल से सबसे ज़्यादा पैसा आता था, इसलिए ऐसा कहा कि बंगाल के गवर्नर को ना वहाँ का गवर्नर जनरल बना दो, उसको ज़्यादा शक्तियाँ दे दो, और बाकी जो 2 और प्रेसिडेंसीज हैं उनको इसके अंडर काम करवा बढ़िया। तो बंगाल के गवर्नर को थोड़ी ज़्यादा ताकत दो। एक्चुअली में करना क्या चाह रहे थे, देखो होता क्या है, जब ना कंट्रोल करना होता है ना किसी भी चीज़ को, तो एक कोई मुखिया बनाते हैं, जैसे हम इंडिया में बोले तो एक प्राइम मिनिस्टर है और उनके अंडर मिनिस्ट्रीज़ हैं। फिर धीरे धीरे करके ताकत को बांट रखा है कि चलो स्टेट में दे दी, थोड़ा लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये भी क्या कर रहे थे, ऐसा एक धागा लिया और सबको पिरोना है, तो भाई शुरुआत तो किसी से करेंगे, तो बंगाल का जो गवर्नर है उसको थोड़ा ताकतवर बनाओ और बाकी सबको इसके अंडर डाल दो। तो ये बंगाल का गवर्नर हमें सब चीज़ बताएगा, तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हर एक मूव के बारे में पता चलेगा। तीसरा जो इनका उद्देश्य था वो क्या था, टू इनक्रीज, या हम कहें ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, ब्रिटिश सरकार की जवाबदेही को बढ़ाना, कि जो भी आप कर रहे हो यहाँ आके बताओ, हमें जानने का अधिकार है, पैसा लगा रहे हैं हम, आप डूबती हुई कंपनी को बचा रहे हैं ना, तो इतना अधिकार तो है। अगला उद्देश्य क्या था, टू इंट्रोड्यूस जुडिशियल रिफॉर्म्स, यहाँ के न्यायिक सुधार लाना। अब इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग इसमें काम करते हैं, तो उसमें कुछ मसले भी होते होंगे, बहुत सारे केसेस भी होते होंगे, सुलझाने के लिए क्या किया जाए। इंडिया में ना कोई कोर्ट नहीं है इन्हें सुलझाने के लिए, तो एक काम करो सुप्रीम कोर्ट बना दो, है ना। एक और क्या था उद्देश्य, कि कंपनी के जो व्यापारिक और वित्तीय मामले हैं, मतलब क्या ये ट्रेड करते हैं, क्या ये बिजनेस करते, कितना पैसे का लेन देन होता है, इनको थोड़ा कंट्रोल करो। पता ही नहीं चल पा रहा है कर क्या रहे हैं, ये गए तो हैं इंडिया, पैसा तो खूब कमा रहे हैं, बता रहे हैं हम घाटे में जा रहे हैं। अब ये सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले नंबर जो बंगाल के गवर्नर हैं उनकी पोस्ट को चेंज किया और उनका क्या नाम रख दिया अलग से, गवर्नर जनरल, क्योंकि इसकी ताकत बढ़ानी है, तो ताकत बढ़ानी तो नाम बदलो इनका। तो चलो भाई आज से हम आपको गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं बोलेंगे बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोले, बंगाल के गवर्नर नहीं बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल। आप बड़े हो गए है ना, बाकी 2 आपके अंडर काम करेंगे। तो क्या नाम रख दिया है बंगाल के, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल नाम रख दिया, और बाकी 2 इन्हीं के अंडर वर्क करेंगे, क्योंकि बंगाल से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी काम करेगा उसको ताकतवर बनाओ। अब देखो उस टाइम आए कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे, इन्होंने द्वैत शासन
ख़त्म किया वहाँ का, है ना। इन्होंने बताया भाई गड़बड़ हो रही, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ तो गलत कर रही है, क्योंकि ये बंगाल के उस टाइम पे क्या थे, गवर्नर थे, और बंगाल के गवर्नर को ही क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कहें कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब बंगाल का बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो एक तरीके से पूरी इंडिया के हो गए ना। 3 थे पहले, अलग अलग जगह के थे, अलग अलग नाम दे रखे थे। अब ऐसे एक मद्रास था, एक बॉम्बे था और एक बंगाल था, 3 जगह गवर्नर थे। अब एक को उठा के क्या कह दिया, तुम गवर्नर जनरल हो, बाकी तो तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे अंडर वर्क करेंगे, तुम्हारे नीचे रह के काम करेंगे, तुम्हारी बातें मानेंगे। तो तुम तो भाई एक बड़े ओहदे पे आ गए हो, है ना, पूरे भारत के कहला रहे एक तरीके से। और बाकी जो 2 बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो क्या हो गए, इनके सब ऑर्डिनेट, मतलब इनके अंडर काम कर रहे हैं ना, इनसे पूछ पूछ के काम करेंगे, हाँ भाई साहब क्या कर लें, ऐसा ऐसा हो गया। ओके, कैपिटल जी लिखा है, इसका मतलब है गवर्नर जनरल। अभी हुआ क्या, इन्होंने ने क्या बनाया, एक तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एडिट किया मतलब पहले भी था ना, उसको थोड़ा कंट्रोल किया, उसको थोड़ा अपने हिसाब से डिज़ाइन किया। तो एक होगा हमारे गवर्नर जनरल, ओके। और इनके साथ 4 लोग और हैं, 4 अदर मेंबर्स हैं। एक इन्होंने टीम तैयार करी, एक गवर्नर जनरल हो गए अपने, और 4 लोगों की और एक टीम रेडी करी, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल जैसे अपन कहते हैं, कि एक गवर्नर जनरल, इनके साथ 4 अदर मेंबर हैं, और ये 5 लोग मिलकर एक तरीके से चलती फिरती सरकार है, एक तरीके से चारों मिलकर बैठ गए कहीं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो 4 हो गए काउंसलर्स, 4 अदर मेंबर, और एक हो गया हमारे गवर्नर जनरल। और ये चारों मिलके, 4 या हम कहें 5 मिलके, 4 मेंबर और गवर्नर जनरल, ये चारों पाँचों मिलके क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। मतलब एक बंदा है गवर्नर जनरल, इसके साथ अगर 4 लोग आके मिल जाते हैं, इसके जो भी इन्होंने मिनिस्टर्स बना रखे होंगे, ये आके मिल जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, पाँचों लोग मिलके गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहलाएंगे। अगर मान लो कहीं कुर्सी डाल के बैठे ना पाँचों, अपन क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की बैठक चल रही है, कहीं भी हो, एक तरीके से चलती फिरती सरकार थे ये पाँचों लोग, जहाँ कहीं भी है क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, अगर ये 5 लोग मिलके बैठक बैठाए हैं तो। फिर क्या, एक चीज़ तो ये करी कि ताकत बढ़ाओ भाई बंगाल के गवर्नर की, जिससे कि क्या होगा, मतलब चीज़ों को सेंट्रलाइज कर दिया जाएगी, एक कोई ऊंचे ओहदे पे, नीचे 2-3 और हैं, फिर और हैं, ऐसे करके इन्हें एक तरीके से केंद्रीयकरण करना था, ऐसा पावर एक हाथ में आ जाए। और क्या हुआ, 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, अभी इंडिया का नहीं, सबसे पहला जो कोर्ट है, नाम दिया गया उसे भी सुप्रीम कोर्ट, तो कलकत्ता में क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, कलकत्ता में, है ना। अब कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया गया है, इसमें क्या किया इन्होंने, 4 जजेस बैठाए, जिसमें से एक थे चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, और 3 और जजेस थे। 4 जजेस का एक सुप्रीम कोर्ट बनाया इन्होंने, एक थे चीफ जस्टिस जिसे बोलेंगे मुख्य न्यायाधीश, और 3 और भी जज थे न्यायाधीश, है ना। ये हम सब हिंदी में भी लिखते जा रहे हैं ना, दिक्कत ना हो किसी को भी। अब हुआ क्या है कि जो पहले चीफ जस्टिस हैं, वहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया सर, क्योंकि सारे अंग्रेज थे, सर लगाते थे इनके नाम के आगे, एलिजा इम्पे। ये कौन थे, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बनाया गया है 1774 में, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर एलिजा इम्पे। और इसी के साथ साथ 3 और भी जज थे, उनके क्या नाम थे, उनके नाम भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 मोर जजेस थे ना। एक थे सब देखो, नाम की स्पेलिंग कुछ हो सकती है, इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है, इसलिए हम नाम लिखते जा रहे हैं। एक थे अपने लॉर्ड हाइड, ये चलो हिंदी में लिखते सारी चीज़ें, तो एक थे अपने लॉर्ड हाइड, ओके। एक थे लॉर्ड चैम्बर्स, और एक और थे
देखो मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए अपने, पहले सबसे पहले नंबर नाम इन्हीं का इंपॉर्टेंट है, एलिजा एम्फे। दूसरे कौन हो गए, अगर हम देखो 4 जजेस का सुप्रीम कोर्ट था, पहले चीफ जस्टिस 3 और थे, एक हो गए लॉर्ड हाइट, दूसरे हो गए हैं लॉर्ड चैम्बर्स, और तीसरे का नाम क्या है, लॉर्ड लिमेंस्टर। स्पेलिंग कुछ और हो सकती हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क हो जाता है, तो लिमेंस्टर्स हो सकता है इनका नाम। ओके, लिमेंस्टर। ओके, तो 3 जजेस ये हो गए। इसी के साथ साथ अब कहा कि रेगुलेटिंग एक्ट ला रहे हैं, काम तो आपको करने का मौका देंगे ही, तो कहा इनकी ट्रेड की जो मोनोपोली है, मतलब कि एकाधिकार है, उसको बढ़ा देते हैं। और इनका एकाधिकार कब तक के लिए बढ़ा दिया, 20 मोर ईयर्स, मतलब 20 साल और आप अकेले काम करो, एक ही अकेली कंपनी इंडिया में बिजनेस करो। और साथ ही साथ क्या किया गया, इन्हें खबर मिली कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं या कहें कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेके काम कर देते, खुद की जेब भर लेते हैं, कंपनी को लॉस में दिखाते हैं। तो क्या किया गया कि जो कंपनी के जितने भी काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बैन लगा दिया कि आप नहीं ले सकते, कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते, कोई भी किसी भी प्रकार का, कैश में हो चाहे सोना चांदी हो चाहे कोई गिफ्ट हो, ज़मीन हो घर हो, आप कुछ भी गिफ्ट के तौर पे नहीं ले सकते। इन्हें पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई कि आप बिना लाइसेंस के कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन लिख सकते थे एक लाइन कि लाइसेंस के बिना, कंपनी के कर्मचारियों पर व्यापार करने पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। व्यापार पर रोक लगा दी गई या प्रतिबंध लगा दिया गया, लगाया। ओके, तो बिना लाइसेंस के, बिना कंपनी के लाइसेंस के आप किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते, कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट आया। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया, चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या किया, सबसे पहले नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ी लगाम लगानी थी, तो सबसे पहले नंबर बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और 4 अदर मेंबर भी इनके साथ बैठा दिए। और यही पूरा क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या हम कहें अब तो जो भी हैं यही हैं, है ना, काउंसिल में बैठे एक तरीके से गवर्नर जनरल, सरकार है एक तरीके से, 5 लोग गवर्नमेंट बना चुकी सरकार है एक तरीके से, ये कि यही कंट्रोल कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट होके आए हैं, बस यही हैं जो हैं। फिर एक और चीज़ क्या कि न्यायिक सुधार लाना है तो सुप्रीम कोर्ट बना दिया, है ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया है, और कलकत्ता में बना दिया। 4 जजेस भी हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, सर एलिजा एम्पे, 3 और हैं, लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर्स, और एक और कौन है, लॉर्ड, एक और का क्या नाम है, लिमेंस्टर। कुछ इस तरीके से ये चीज़ें रेगुलेटिंग एक्ट में लेके आए। अब इन्हें लगा कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट में हम इतनी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं तो पक्का फ़ायदा तो होना ही है, लेकिन फ़ायदा वायदा कुछ हुआ नहीं, बल्कि क्या हो गया, थोड़ी और इन्हें विवाद देखने को मिले, क्योंकि एक तरह से इन्होंने एक बनाया गवर्नर जनरल और एक बनाया सुप्रीम कोर्ट। अब इन्होंने क्या इनका तय नहीं किया, कार्य क्षेत्र तय नहीं किया कि कौन किस फील्ड में कितने अधिकार हैं, कितना क्या काम कर सकता है। तो विवाद ये हो गया कि सेम टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट का कहना कुछ और रहे, गवर्नर जनरल का कहना कुछ और रहे, तो विवाद होते गए कि वो कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, ये जजेस के बारे में बोल रहे हैं, दिक्कतें पैदा हुई, क्योंकि कुछ मतलब कि निश्चित ही नहीं था कि किसको कितना काम कहाँ करना है, किस क्षेत्र में कितना बोलना है, किस मुद्दे पर किससे क्या फैसला लेना है, कोई कार्य क्षेत्र इनका निर्धारित नहीं था, इसलिए क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद होने लगे। तो फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, तो जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कमियां रह गई उनको दूर करने के लिए क्या लेके आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, अमेंडिंग एक्ट 1781। तो ये क्यों लाया गया, तो इसके लाने की वजह क्या थी, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थीं उनको दूर करने के लिए ये सेटलमेंट एक्ट लाया गया। तो हम कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थीं को दूर करने के लिए, उनको सही करने के लिए क्या लाया गया, सेटलमेंट एक्ट लाया गया।
दूर करने के लिए हम लिख सकते हैं ये एक्ट लाया गया नॉर्मली। अब ये लाने का क्या मकसद था ये तो आप देख ही चुके हैं। किया क्या इन्होंने, कार्य क्षेत्र डिसाइड कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है और साथ ही साथ कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, इनसे संबंधित जो भी मामले हैं भाई आप दूर रहो, उससे आप कोई काम नहीं करो। सर्वोच्च न्यायालय से क्या कह दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई, किसको, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को, साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों को। तो फर्स्ट पॉइंट या हम कहें पहला क्या काम किया, गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी, काउंसिल थी, उनको दूर किया और कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको दूर के, भाई आप लोगों का जो भी मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट आपसे नहीं बोलेगा, बहुत विवाद हो रहा है आप लोगों में, आप अलग रहे, कंपनी और गवर्नर जनरल दूर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट उनके बीच नहीं बोलेगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट एक और मामला जिसमें नहीं बोलेंगे, जो कि क्या है, रेवेन्यू मैटर, मतलब राजस्व टैक्स वसूली का जो भी मुद्दा होगा, सर्वोच्च न्यायालय उससे भी दूर, उससे बाहर, सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर भाई बोलेंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट का बचा क्या काम फिर। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि भाई आप ना वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब वहाँ के जो भी नेटिव लोग हैं वहाँ के रहने वाले, आप बस उनके मसलों को सुलझाओ, है ना, कोई शादी विवाह, डिवोर्स और अपना जो भी प्रॉपर्टी का डिवीज़न होना है, ऐसे जो भी मामले हैं ना उनको सुलझाओ, कंपनी से दूर रहो और गवर्नर जनरल के मसलों से आप दूर रहो। तो कलकत्ता के निवासियों पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होगा, कलकत्ता में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके जो भी मामले हैं आप उन पे डिसीजन दीजिए बस। और एक और क्या, न्यायालय प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानूनों का प्रशासन आप ही करेंगे। वहाँ के कुल मिला के ये था कि वहाँ के जो भी डिफेंडर्स हैं, वहाँ के जो भी लोग हैं उनका आप अपने आप से मतलब रखिए और वहाँ के रहने वाले लोगों से मतलब रखिए। आप कंपनी से और गवर्नर जनरल और उसके परिषद से आप कोई मतलब नहीं रखेंगे। और एक और चीज़ क्या कही गई कि जो प्रांतीय न्यायालय रहते हैं, जो हाई कोर्ट्स टाइप सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो आते हैं, उनमें अगर कोई मामला फंसता है तो मामला फंसने के बाद आगे कहाँ जाएगा, आगे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएगा बल्कि किधर, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएगा। कोई भी मामला अगर प्रांतीय न्यायालयों में फंस जाता है तो आगे वो किधर जाएगा, गवर्नर जनरल में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। ये भी कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट इससे भी दूर रहे। एक और चीज़ थी कि प्रांतीय न्यायालय और जो परिषद के लिए नियम बनाने की बात है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल तय करेंगे कि प्रांतीय न्यायालय और जो परिषद है इनके लिए नियम बनाने हेतु गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही जिम्मेदार है, वही करेंगे सब काम, सुप्रीम कोर्ट दूर रहे। हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ दो ही काम थे, एक वो खुद के मसलों को सुलझाएं और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं रहने वाले वो सुलझाएं कि किस नियम के अनुसार शादी हो गई है, क्या कैसे प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो, किसका तलाक होना है, किसने किसका मर्डर किया, किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, चोरी डकैती, इन सबको सुलझाओ आप तो बस, इसके अलावा कुछ काम नहीं। तो जब ऐसा हो गया, क्योंकि दोनों तीनों चीज़ों को अलग कर दिया एक तरीके से, गवर्नर जनरल का काम अलग बता दिया गया, कंपनी का काम अलग बता दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का काम अलग बता दिया गया, तो जो लड़ाई दंगे फसाद हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, ऐसा सोचा है ना। तो कुल मिला के ये अमेंडिंग जो एक्ट था, सेटलमेंट जो एक्ट था, उसमें कुछ बातें कही गई, ये इतनी। और ये सब होने के बाद लगा कि अब थोड़ी शांति मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से काम कर पाएगी, है ना। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या हुआ, उस टाइम पे जो पीएम थे ब्रिटेन के वो कौन थे, विलियम पिट्स, तो इन्हीं के नाम पे बहुत ही यंगर पीएम थे ये। तो यंगर थे तो ये अपना जो भी यंगर थे तो दिखा रहे थे भाई कि हम यंग हैं, कुछ नए डिसीजंस ले सकते हैं तो लेंगे। इसलिए क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया और इसमें इन्होंने कई चीज़ें बदल दी, जो भी विवाद हो रहे थे सारे बदल दिए। अब इन्होंने क्या क्या लेके आए, सबसे पहले इनका काम हुआ कि हम सबसे पहले नंबर बनाएंगे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल बनाएंगे। और निदेशक मंडल जो होगा उसका काम रहेगा, जो कंपनी है, कंपनी का एक तरीके से बिजनेस के मामले देखना, और देखो इनका एक ही काम था, जो व्यापारिक मामले हैं कंपनी के, व्यापारिक मामले, तो व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया।
कि आप क्या देखिए, कंपनी का व्यापार, ट्रेड कैसे करना, बिजनेस कैसे करना, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैयार किया। इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं कॉमर्स ओनली। एक और चीज़ थी, व्यापारिक मामले देखने फाइनेंशियल भी दिख सकते हैं आप इनका, मतलब कि पैसों से संबंधित जो भी मसले हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस देखिए और एक कॉमर्स देखिए। तो व्यापारिक और एक कह सकते थे हम आर्थिक। इसके लिए क्या तैयार किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी से संबंधित ट्रेड और जो आर्थिक समस्याएं तो नहीं कहेंगे, पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी का आर्थिक कंडीशंस को देखेगा, मतलब कि पैसा कितना आया, कहाँ गया, इन सब के लिए एक बनाया इन्होंने बोर्ड। जैसे एक डायरेक्टर्स बना दिया, एक और बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज़ के लिए बनाया, कहते कंपनी ना बहुत ज़्यादा राजा महाराजाओं से दोस्ती कर लेती है, फिर पॉलिटिक्स में जाती है कि ये राज्य हमारा है, ये तुम्हारा है, ऐसा होगा वैसा होगा। कहते इसके लिए एक बोर्ड अलग से बनाई जानी चाहिए जो पॉलिटिक्स में काम करे। कंपनी को दूर रखो, कंपनी से भाई आप मसाले बेचो, कितने में बिके, कितने का क्या हुआ, लागत आई, ये सब देखो, आप पॉलिटिक्स में नहीं जाओ। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तैयार किया गया जो क्या करेगा, इंडिया में जो भी इनका व्यवसाय चल रहा है, जो भी इनकी कंपनी है, मिलिट्री है, ये सब की जो पावर है वो किसको दे दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो आप क्या देखो, वहाँ के राजनीतिक मामलों को देखो, वहाँ पे सेना है हमारी, मिलिट्री है, आप उसको देखो। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तैयार किया गया। तो हम दो चीज़ें कह सकते थे इसमें भी, कि एक हो गया अपना पॉलिटिक्स और एक और हो गया मिलिट्री। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है, पॉलिटिक्स को देखना, भाई सेना भी तो दी है ना इनको, उस सेना को देखो, बस ये दो काम है। तो दो सबसे पहले नंबर इन्होंने बोर्ड तैयार करे, है ना। और ये कहाँ है, इंग्लैंड में ही है, इंग्लैंड में बैठो, इन ये सब जो कंपनी है आपको रिपोर्ट करेगी। तो कंपनी का ट्रेड और जो भी पैसे वाला सिस्टम है बोर्ड डायरेक्टर्स देखेंगे, और जो राजनीतिक मामले हैं पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। इंग्लैंड में ही ये तैयार किया गया है। और इसके कितने मेंबर हैं, इसके अंदर 6 मेंबर्स थे। 6 मेंबर्स की तरीके से इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया इंग्लैंड में ही। साथ ही साथ क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया कि आप कंपनी और जो गवर्नर जनरल और उसका परिषद है, इनके जो भी सदस्य हैं, इनके आप मामलों को सुप्रीम कोर्ट से मना कर दिया, आप नहीं बोलो इनके बीच में। तो फिर इनसे संबंधित जो समस्या है उनको कौन देखेगा। तो इन्होंने ना एक कोड तैयार किया, एक कोड बनाया इंग्लैंड में ही, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, उनके जो सदस्य हैं, उनके मामलों को हल करने के लिए कोर्ट तैयार किया गया इंग्लैंड में ही। तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड में इधर और जी फंसेगा, ओके। तो इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भी गवर्नर जनरल या जो भी परिषद है, उनके जो सदस्य हैं, सदस्यों के मामलों के लिए एक कोड तैयार किया गया। ये सब हो गया। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। अब इस दौरान तक हो क्या रहा था, इस दौरान तक जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो के कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब उनको बहुत टाइम हो गया था, तो उन्होंने भी अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। तो उस दौरान हुआ क्या, क्योंकि मनमानी करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है कि हमने तुमको भिजाया था एक तरीके से, एक मतलब धागे में पिरोया था हमने कि जाओ भाई सबको कंट्रोल करो और हमको बताओ चीज़ें। पता चला कि आप खुद ही उनमें शामिल हो गए, खुद की जेबें भर रहे हैं सभी लोग। तो इन्होंने क्या किया, हटाओ इन्हें, है ना। और इनको हटाना आसान नहीं था, इनके लिए क्या लगाना पड़ेगा, इम्पीचमेंट, मतलब पहले बताओ कि भाई हम आपको हटाने वाले हैं, फिर आप अपने सपोर्ट में कुछ बोलो, वोटिंग होगी, हट जाओगे अगर वोट हमें ज़्यादा मिल गए। तो क्या चलाया गया इन पे, इम्पीचमेंट चलाया गया, मतलब महाभियोग,
इम्पीचमेंट या हम कहें महाभियोग। और महाभियोग चलाया किस पे? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। और जैसे इन पे महाभियोग चलाया गया, ये गवर्नर जनरल के पद से हट गए और इन्हें इंडिया से वापस बुला लिया। और ये हुआ हमारा पिट्स इंडिया एक्ट समाप्त। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ याद रखें कि हमारी पूरी की पूरी टीम अभी हमारे वेबसाइट पे ही लगी हुई थी। तो ये जो टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा तो इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो हमारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।